हेलो दोस्तों। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन हमने शुरू किया था। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम संविधान को देख रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम संविधान को देख रहे थे और संविधान में हमने शुरू किया था इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने इतिहास में हम गए थे। इतिहास में हमने ब्रिटिश शासन देखा था। ब्रिटिश शासन में हमने दो प्रकार का शासन देखा था। पहला कंपनी का शासन और दूसरा हमने देखा था ताज का शासन। कंपनी का शासन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ था। 1858 के अधिनियम तक हमने उसको देखा था और इस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी अधिनियम आए थे उनका हमने क्रमवार अध्ययन किया था। उसके बाद हम ताज का शासन देख रहे थे और ताज का शासन 1858 से शुरू होता है और 1947 यानी कि हमारी आज़ादी तक वह चलता है। इस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी अधिनियम आए हैं उनकी हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो हम इस टाइम पीरियड में पहुंच गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 की तरफ। ये वाला अधिनियम हमें आज स्टडी करना है। उसके बाद हमारा एक और अधिनियम रह जाएगा स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके साथ हमारी जो संविधान के अंतर्गत जो हमारा पहला अध्याय है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वह समाप्त हो जाएगा। ये दो अधिनियम हमें पढ़ने हैं। इसके बाद हमारा जो पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वह कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 को। क्या क्या इसकी विशेषताएं रही है उन सब का हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935। मैंने इससे पहले बोला था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की। इससे पहले में हमने चर्चा की थी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की। और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में मैंने आप लोगों को पढ़ाने से पहले कहा था कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार किस चीज़ की घोषणा की थी। कि उन्होंने पहली बार घोषणा की थी कि जो हमारा उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा था हमारा उद्देश्य है भारत में क्रमिक उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी सरकार की उन्होंने बात करी थी। उत्तरदायी सरकार की, ठीक है। अब हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की। इसके पीछे वो तर्क देते हैं। इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है कि इस अधिनियम का जो उद्देश्य है भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार का है। क्या है? भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। पूर्ण उत्तरदायी सरकार की जो है वह स्थापना करना ही ये इसका क्या है, एक पूर्ण उत्तरदायी एक तरीके से उद्देश्य है। ठीक है,
तो ये एक काफ़ी विस्तृत जो है दस्तावेज था, और इसके अंतर्गत क्या क्या था, तो इसके अंतर्गत 321 धाराएं थी। इसके अंतर्गत 321 तो धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। 10 अनुसूचियां थी। 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना विस्तृत होगा। अब नज़र डालते हैं इसकी कुछ विशेषताओं पर। इसकी क्या क्या विशेषताएं रही है जहाँ से प्रश्न जो है सामान्यतः पूछे जाते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं रही। तो पहली विशेषता की ओर हम चलते हैं। पहली विशेषता यह रही थी कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है वो की। पहली विशेषता क्या थी कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की जो है ये स्थापना करता है। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या थी, इसने अखिल भारतीय संघ की जो है वह स्थापना की। और जो राज्य थे, राज्य, इसके अलावा जो रियासतें थी, इन दोनों को जो है एक इकाई माना गया। ठीक है, इन दोनों को क्या माना गया, इकाई की तरह माना गया। और साथ ही साथ ये तो हो गया राज्यों और रियासतों की बात। अब बात कर लेते हैं केंद्र की। ठीक है, अब ये 3 तरह की चीज़ें देश में देखने को मिल रही है। राज्य हैं, रियासतें हैं और एक केंद्र सरकार भी है। ठीक है, हमने बात की थी विषयों की। अब विषय, उन्हीं विषयों की एक बार फिर से चर्चा करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में इसको क्या कर दिया गया था, इन विषयों को जो है 3 सूचियों के अंतर्गत बांट दिया गया था। ठीक है, तो 3 सूचियों के अंतर्गत हमें विषयों का बंटवारा जो है देखने को मिलता है। 3 सूचियाँ जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। कौन कौन सी सूची हो जाएगी यहाँ पर, पहली सूची हो जाएगी संघीय सूची, दूसरी सूची हो जाएगी समवर्ती सूची, और तीसरी सूची हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी राज्य सूची। अगर हम इनके अंतर्गत आने वाले विषयों की चर्चा करें तो जो संघीय सूची थी उसमें थे 59 विषय, और जो समवर्ती सूची थी उसमें थे 36 विषय, और जो राज्य सूची थी इसमें थे 54 विषय। तो ये 3 तरह की सूचियों का जो है यहाँ पर बंटवारा कर दिया गया। एक तरीके से कहीं ना कहीं विषयों का जो बंटवारा है, ये जो 3 सूचियों के हमें अंतर्गत देखने को मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं किस चीज़ को बताता है, ये 3 सूचियों में जो बंटवारा हमें दिखाता है कि किस तरीके से जो है शक्तियों का बंटवारा हो चुका है। शक्तियों का बंटवारा जो है वह हो चुका है, क्योंकि संघ के लिए अलग सूची बना दी गई, यानी कि केंद्र के लिए अलग सूची बना दी गई। इन विषयों पर आपकी शक्तियाँ आपको प्राप्त है। संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर जो शक्ति है वो केंद्र को प्राप्त होगी, और राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आएंगे उन विषयों पर जो है से संबंधित जो शक्ति है वह राज्यों को प्राप्त होगी। और समवर्ती सूची में दोनों, संघ या केंद्र हो या राज्य हो, दोनों उन विषयों पर कानून बना सकते हैं, तो दोनों पर उनका अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो अवशिष्ट विषय रह गए। इनके अलावा भी जो अवशिष्ट विषय रह गए हैं, जो इन तीनों सूचियों में नहीं थे, उन्हें हम अवशिष्ट कहेंगे। अवशिष्ट, तो अवशिष्ट विषयों की शक्ति किसके पास होगी फिर, जो कि इन 3 विषयों की शक्ति तो हमने देख ली। संघीय सूची के विषयों की शक्ति केंद्र के पास होगी, राज्य सूची के विषयों की शक्ति राज्यों के पास होगी, इकाइयों के पास होगी, रियासतों के पास होगी। समवर्ती में दोनों का अधिकार होगा। लेकिन अवशिष्ट विषय, जो बचे हुए विषय हैं, तो इन विषयों पर शक्ति किसको मिलेगी, तो इन विषयों पर शक्ति मिलेगी वायसराय को। तो आपको क्या याद रखना है कि अवशिष्ट विषयों की जो शक्ति है वो वायसराय के पास में है। ठीक है, उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातों की ओर
बढ़ते हैं क्या क्या और इसमें विशेषताएं थी भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो अगली विशेषता की अगर मैं बात करूं तो जो प्रांतों में द्वैध शासन की बात करी थी हमने इससे पहले, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में हमने विषयों का जो है किस तरीके से मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में हमने देखा था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में, हालांकि बार बार मैं चर्चा नहीं करूँगा, फिर भी एक बार तो बता ही देता हूँ। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में हमने क्या देखा था कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में हमने देखा था कि जो प्रांत थे, प्रांत में जो उसके विषय थे, प्रांतीय विषय, इनको दो तरीके से बांट दिया गया था। एक तो था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। तो एक तरीके से देख रहे हैं हम, दो द्वैध शासन जो है प्रांतों में स्टार्ट हो गया था। प्रांतों में जो है वह द्वैध शासन शुरू हो गया था, द्वैध शासन, दोहरा शासन। गवर्नर का हमने द्वैध शासन देखा था, एक तो आरक्षित विषयों को लेकर के और दूसरा हस्तांतरित विषयों को लेकर के। तो द्वैध शासन जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से हमने देखा था 1919 में, ठीक है। लागू कब हुए थे? 1921 में, ठीक है। तो द्वैध शासन की हमने बात करी थी। द्वैध शासन में किस तरीके से गवर्नर का दोहरा शासन हमें देखने को मिला था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की, भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या बदलाव आया? इसमें बदलाव आया, इस द्वैध शासन को जो है अब समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं केंद्र की। केंद्र में भी केंद्रीय विषय हैं, संघीय विषय हैं, ठीक है। तो केंद्र के जो विषय थे, अब क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो केंद्र के विषय थे इनको दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? वही दो भाग, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो आप समझ गए होंगे, जब केंद्र में पहले राज्य में बटा था। देखो यही ट्विस्ट है, मोंटेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधारों में हमने प्रांतों में द्वैध शासन लगवाया था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 ने इसको समाप्त कर दिया। केंद्र में पहले द्वैध शासन नहीं था, भारत शासन अधिनियम ने केंद्र में अब जो है वह द्वैध शासन जो है वह लगा दिया, क्योंकि दो तरह के विषय बना दिए। इसका मतलब द्वैध शासन डायरकी कहाँ स्टार्ट हो गई है? केंद्र में। डायरकी हालांकि स्टार्ट तो कर दी, ऐसा प्रावधान तो कर दिया भारत शासन अधिनियम 1935 में, लेकिन ये वाला जो प्रावधान है द्वैध शासन का, कौन से? केंद्र में जो द्वैध शासन का जो प्रावधान है, ये वाला प्रावधान हालांकि लागू नहीं हो सका। प्रावधान तो था लेकिन लागू नहीं हुआ। तो एक महत्वपूर्ण बात यह थी, ठीक है। अगली विशेषता की हम चर्चा करते हैं, अगली विशेषता की ओर चलते हैं। तो अगली क्या विशेषता थी महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम 1935 की? तो अगली विशेषता की चर्चा करें। अब शुरुआत होती है भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों को स्वायत्तता मिलती है, प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों को काफ़ी स्वायत्तता यहाँ पर जो है दी जाती है। और जो विषय होते हैं, जो गवर्नर होता है, प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो प्रांतों के अंतर्गत प्रांत के अंतर्गत गवर्नर के माध्यम से शासन किया जा रहा था। और हस्तांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में हमने देखा था कि आरक्षित विषयों पर जो है मंत्री उसे सलाह नहीं देते थे गवर्नर को। गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद के माध्यम से शासन करता था, मंत्रियों से नहीं पूछता था उनसे। पूछता कहाँ था, सलाह कहाँ लेता था? तो वह लेता था हस्तांतरित विषयों पर। अब क्या हो गया, भारत शासन अधिनियम 1935 ने यह प्रावधान कर दिया कि गवर्नर सभी विषयों पर जो है वह मंत्रियों से सलाह लेगा। सभी विषयों पर जो है वो मंत्रियों से सलाह लेगा। मंत्रियों से जो है वह सलाह जो है लेना आवश्यक है। ये सलाह लेना जो है वह आवश्यक कर दिया। बिना मंत्रियों की
सलाह के आप काम नहीं करेंगे। हालांकि ये व्यवस्था कब शुरू हुई थी? ये व्यवस्था जो है वो शुरू हुई थी, मंत्रियों की सलाह लेना जो आवश्यक है, ये वाली व्यवस्था शुरू हुई थी 1937 में। 1935 में भारत शासन अधिनियम बनाया और 1937 से ये शुरू हुआ ये सिलसिला। प्रांतों को स्वायत्तता जो है 1937 में जाकर के मिल जाती है, ऐसी चर्चा हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं। तो 1937 में सिलसिला शुरू होता है और जो गवर्नर हैं वो सभी विषयों पर मंत्रियों की सलाह ले रहे हैं और मंत्रियों की सलाह जो है वो आवश्यक हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रांतों को बहुत ज़्यादा स्वायत्तता अब मिल चुकी है। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। 1939 में इसे समाप्त भी कर दिया जाता है। यानी कि अब गवर्नर जनरल जो है मंत्रियों से नहीं पूछेंगे सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो वापस पहले की जैसे व्यवस्था हो चुकी है। एक तरीके से देखा जाए तो अगर ये ऐसा हो जाता तो कहीं ना कहीं ये एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उत्तरदायी सरकार, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से उत्तरदायी सरकार को बताता है। उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी होती है, 2 साल तक चलती है, उसके बाद में ये वापस वैसे के वैसा सिस्टम लागू हो जाता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और क्या विशेषताएं रही है। अगली विशेषता की ओर चलते हैं। भारत शासन अधिनियम में एक महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा करूंगा मैं, नेक्स्ट पॉइंट की, कि 11 राज्यों में क्या कर दिया गया था। इन 11 राज्यों में जो है, इन 11 राज्यों में से 6 राज्यों में, इन राज्यों की मैं चर्चा भी करूँगा कि राज्य कौन कौन से हैं। हालांकि इन 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था जो है शुरू कर दी गई थी। तो द्विसदनीय व्यवस्था जो है, द्विसदनीय व्यवस्था जो है वह शुरू हो चुकी है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? अगर मैं इन 6 राज्यों की बात करूं तो इनमें आता है बंगाल, पहला आता है बंगाल, दूसरा आता है मद्रास, तीसरा आता है बिहार और चौथा आता है संयुक्त प्रांत और जो 5वां आता है असम और बंगाल हो गया, बम्बई हो गया, बम्बई नहीं हुआ तो छठा बम्बई। बंगाल, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम और मुंबई, इन 6 राज्यों में जो है वह द्विसदनीय व्यवस्था जो है शुरू होती है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और बात करें, अब देखिए ट्विस्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूं भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो हमने 1909 में क्या देखा था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के दौरान हमने देखा था कि मुस्लिमों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। उसके बाद मोंटेगू जेम्स फोर्ड सुधार 1919 में आते हैं। यहाँ पर कुछ और समूहों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है, उसका विस्तार किया जाता है, जिसकी चर्चा मैंने करी भी थी। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं सिखों की, आंग्ल भारतीयों की, भारतीय ईसाइयों की, यूरोपियों की। उसके बाद हम बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। फिर इसी व्यवस्था में फिर से विस्तार दिया जाता है
और इस विस्तार में जो है अब महिलाएं भी आ चुकी हैं, यानी कि जो अब जो है पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है वह महिलाओं के लिए भी हो चुकी है, महिलाओं के लिए हो चुकी है, दलितों के लिए हो चुकी है, ठीक, और मजदूर वर्ग के लिए भी, मजदूर वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो है वह कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें और क्या क्या विशेषताएं थी भारत शासन अधिनियम 1935 की, अगली विशेषता ये रही कि भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 की बात कर रहा हूँ मैं, 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 में जो है एक परिषद का निर्माण किया गया था। कौन सी परिषद? भारत सचिव की परिषद, भारत सचिव। 1858 का जो अधिनियम था इसमें भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था, भारत सचिव के पद का भी सृजन हुआ था और इसकी सहायता के लिए एक सलाहकार परिषद का भी निर्माण किया गया था, सलाहकार परिषद का भी निर्माण किया गया था। उस सलाहकार परिषद को जो है यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 में जाकर के समाप्त कर दिया जाता है, ठीक। तो ये सलाहकार परिषद जो थी भारत सचिव की, इसको भी यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 में जाकर के 1935 में जाकर के इसको समाप्त कर दिया जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। तो एक विशेषता यह थी। अगर हम सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की ओर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान भी यहाँ पर किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, काफ़ी प्रश्न पूछा गया है ये एग्जाम में। भारतीय रिजर्व बैंक की जो है वह स्थापना यानी कि इसकी गठन का RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का जो है प्रावधान यहाँ पर किया जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 में। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता क्या थी? अगली विशेषता ये थी कि इसने संघीय न्यायालय 1937 में जाकर के एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान इसने किया। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ। संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जो है स्थापना का प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलता है। अगली विशेषता क्या थी? अगली विशेषता की अगर मैं चर्चा करूँ तो क्या महत्वपूर्ण विशेषता हो सकती है? जैसे कि मैं बात करूँ संघीय लोक सेवा आयोग की, संघीय सिविल सेवकों की भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग की, संघीय लोक सेवा आयोग की यहाँ पर स्थापना की जाती है। पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करी थी हमने, भूलिएगा नहीं। इसके साथ ही साथ प्रांतीय सेवा आयोग की भी स्थापना की जाती है। प्रांतीय सेवा आयोग जो कि प्रांत स्तर पर सिविल सेवकों की भर्ती करती है, प्रांतीय सेवा आयोग। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सिविल सेवकों की भर्ती करनी है तो इसके संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना यहाँ पर की जाती है। संयुक्त सेवा आयोग, ठीक है। दो से अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी यहाँ पर की जाती है। इन 3 आयोगों की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में के माध्यम से होती है, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1935 में जो महत्वपूर्ण विशेषता थी उन सभी विशेषताओं को लगभग हमने देख लिया है। इसके अलावा और कोई विशेषता नहीं बची है
ये लगभग सभी विशेषताएं जो हैं यहाँ पर हमने देख ली है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ कि क्या क्या हमने देखा है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या देखा। तो हमने बात करी थी भारत शासन अधिनियम 1935 की। भारत शासन अधिनियम 1935 की। भारत शासन अधिनियम 1935 की हमने कहा था इसका उद्देश्य पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन करना है। ठीक, उसके बाद हमने कहा कि काफ़ी बड़ा दस्तावेज है, तो 321 इसमें धाराएं हैं, 10 अनुसूचियाँ हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता यह थी कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। ठीक है, विषयों को 3 तरीके से बांटा, संघ, समवर्ती और राज्य सूची के अंतर्गत, यानी कि शक्तियों का बंटवारा ये कर चुका है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वह वायसराय को मिल चुकी है। एक सेकेंड, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वह वायसराय को मिली हुई है। हालांकि ये जो संघीय व्यवस्था है, ये संघीय व्यवस्था जो है अस्तित्व में नहीं आती है। प्रावधान तो था इसमें, लेकिन अस्तित्व में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं आई। लेकिन अगर आपसे प्रावधान पूछा जाए तो इसमें ऐसा प्रावधान था। अस्तित्व में आना ना आना बात की बात थी, तो रिजल्ट ये था कि अस्तित्व में नहीं आई थी इस तरह की कोई संघीय व्यवस्था। हालांकि प्रावधान तो जो है वह किया गया था। तो ये था पहली विशेषता जिसको हमने देखा। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी व्यवस्था की ओर, दूसरी विशेषता की ओर। दूसरी क्या विशेषता थी इसमें? दूसरी व्यवस्था हमने देखा कि ये दूसरी व्यवस्था थी। ठीक है, दूसरी व्यवस्था कि जो प्रांतों को जो है वह स्वायत्तता दी जाती है। स्वायत्तता हासिल होती है 1937 में। ठीक है, यानी कि गवर्नर जो है मंत्रियों की सलाह मानना अब उनके लिए आवश्यक था। ऐसी व्यवस्था 1937 में शुरू होती है और 1939 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। ये थी दूसरी व्यवस्था। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी व्यवस्था की, यानी कि तीसरी विशेषता की। तो तीसरी विशेषता हमने देखी थी कि 11 राज्यों में 11 राज्य थे। 11 राज्य, ये तीसरी विशेषता थी। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हो चुकी है। इससे पहले केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्था जो है हमने शुरू करा दी थी। लोकसभा राज्यसभा का हमने गठन कर दिया था। तो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? बंगाल, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम और बम्बई। ठीक, उसके बाद हमने नेक्स्ट विशेषता देखी थी। अगली विशेषता क्या थी? अगली विशेषता यानी कि विशेषता नंबर 4। हालांकि ये थोड़ा क्रम बिगड़ा हुआ है, मैं अरेंज करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से। तो विशेषता नंबर 4 जो है हमने देखी थी कि 1935 का जो अधिनियम है उसके माध्यम से जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है उसको विस्तार दिया गया। व्यवस्था महिलाओं, दलितों और मजदूर वर्ग के लिए भी कर दी गई पृथक निर्वाचन की, जिसको हम 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार से देखते हुए आ रहे थे। तो ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमने क्या देखा? पांचवा पॉइंट हमने देखा आप इसे पांचवा पॉइंट भी बना सकते हैं। ये पांचवा पॉइंट है कि केंद्र में जो विषय थे उनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित में। जो पहले प्रांतों में था तो उसको समाप्त कर दिया गया। इसको छठा पॉइंट मान लीजिए। प्रांतों में द्वैध शासन हुआ समाप्त और केंद्र में द्वैध शासन हुआ शुरू। हालांकि लागू नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन जो है शुरू है उन भारत शासन अधिनियम 1935 से हुआ और प्रांतों में जो है द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 से समाप्त हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, 7वां पॉइंट, तो 7वां पॉइंट ये था
7वां पॉइंट दे दीजिए आप इसको, विशेषता नंबर 7, कि भारत शासन अधिनियम 1835 के माध्यम से भारत सचिव का जो पद है उसके लिए सलाहकार परिषद का जो प्रावधान है 1858 के अधिनियम में किया गया था, उस सलाहकार परिषद को 1935 में जाकर के समाप्त कर दिया जाता है। 8वां पॉइंट क्या था कि आरबीआई की स्थापना होती है, आरबीआई की स्थापना होती है। 9वां पॉइंट क्या था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया जाता है। 10वां पॉइंट क्या था कि संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना की जाती है और 2 राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की जो है वह स्थापना की जाती है। तो संघीय लोक सेवा आयोग केंद्र और राज्यों दोनों के संघीय विशेषताओं यानी कि एक स्तर उनका केंद्र का रहेगा। तो जो केंद्रीय स्तर तक के जो लोक सेवक होंगे उनके लिए संघीय लोक सेवा आयोग भर्ती करेगा और प्रांतीय स्तर पर यानी कि राज्य स्तर पर प्रांतीय सेवा आयोग और 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है सिविल सेवकों की भर्ती करेगा। ये था भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आई थिंक मुझे कल देख लेना चाहिए स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अरेंजमेंट में कोशिश करूँगा कि अरेंजमेंट से हम उसको चलें ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि उसको रिवाइज करने में हमें दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे देखेंगे कि स्वतंत्रता अधिनियम को, और इसके साथ हम अपना जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समाप्त करेंगे। स्वतंत्रता अधिनियम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आपसे बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और दोस्तों से हो सके तो सब्सक्राइब भी करवाएं, और आप भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट, मैं नहीं कहूँगा कि आप कमेंट करें, लेकिन आप कमेंट यूँ करें क्योंकि अगर आपको कुछ सजेशन है, आपके कुछ विचार हैं, आपको कुछ परिवर्तन चाहिए, तो वो परिवर्तन आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। मैं वैसा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा पढ़ाना चाहिए, या फिर कुछ कलर में आपको इश्यू हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ से लेकर के इश्यू हो सकता है, तो वो इश्यू में रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आप सजेशंस कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।